हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3H के सवाल और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। 3H आयु, संख्या, भिन्न, चाल समय पर आधारित प्रश्न पूछता है, जिसमें आप दिए गए सवाल के आधार पर दो समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करके उनका मान निकालेंगे। जैसे 3H का पहला सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें प्रत्येक 200 रुपया 200 बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करो। देखिए, ए और बी हैं, इनकी जो मासिक आय है वो 9:7 है, तो आप लिखेंगे ए की मासिक आय, ए की मासिक आय। जब ए की मासिक आय आप निकालेंगे तो ए की मासिक आय में ए का अनुपात कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 9x। और फिर आप यहां नीचे लिखेंगे बी की मासिक आय, बी की मासिक आय। जब इस मासिक आय की बात करेंगे तो इसका अनुपात कितना है 7, तो ये हो जाएगा आपका 7x। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ए की मासिक आय 9x और बी की मासिक आय 7x। अब इनके व्यय देखते हैं, तो आप यहां लिखेंगे ए की मासिक व्यय, ए की मासिक व्यय। व्यय में ए का अनुपात कितना है 4। अभी आपने एक अनुपात 9:7 लिया तो यहाँ चर x लगाया। अब ये दूसरा अनुपात है तो यहाँ कोई और चर देखना पड़ेगा, तो हम इसको इसके साथ चर y लगा देते हैं। फिर b की मासिक व्यय, b की मासिक व्यय, तो इसमें b का क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3y। अब देखिए ध्यान से, एक आदमी 9x रुपये कमाता है और उसमें से 4y खर्च करता है। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति 1000 रुपये महीने में कमा रहा है, अगर उसने महीने के दौरान 700 रुपये खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 1000 कमाया 700 रुपये खर्च किया, तो बचा हुआ धन जो होगा 1000 ऋण 700 बराबर 300। यहाँ वही है कि मासिक आय जो है 9x है और मासिक व्यय 4y है, तो आप लिखेंगे 9x माइनस 4y, और ये बचा कितना रहा है 200 बराबर 200 के। क्यों 200 के? क्योंकि ये लिखा है कि यदि उनमें प्रत्येक 200 रुपया बचाता है, यानी ए भी 200 रुपया बचा रहा है और बी भी 200 रुपया बचा रहा है, यानी 200 रुपये की बचत कर रहा है। तो जब ए के मासिक आय में से मासिक व्यय घटाएंगे तो 200 आएगा। ठीक उसी प्रकार बी के मासिक आय, बी की मासिक आय कितनी है 7x और व्यय कितनी है 3y, ये भी कितना बचा रहा है 200। ये है समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ दो शर्तें थी। पहले आपने आय निकाल लिया दोनों की, फिर दोनों की व्यय निकाल लिया, फिर प्रत्येक 200 बचा रहा है, तो प्रथम शर्त से 9x माइनस 4y इक्वल टू 200, दूसरा भी 200 ही बचा रहा है, तो 7x माइनस 3y इक्वल टू 200। अब क्या करिएगा कि x या y एक बराबर करिए। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, मासिक आय ज्ञात करिए। यानी अगर x का मान आपको मिल जाए तो a की मासिक आय 9x, यानी 9x में x का मान रखेंगे तो उसका मासिक आय आ जाएगा, फिर इसमें रखेंगे तो b का मासिक आय आ जाएगा। यानी y को आप बराबर करिए। समीकरण 1 और 2 में y कैंसिल करना है, तो इसके लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 4 से गुणा करेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से एवं समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर जब आप ऐसा करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे 3 9 27x माइनस 4 तिहाई 12y, और इसमें 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 600। फिर इधर 4 से गुणा करेंगे 7 चौक
28x फिर 4 तिहाई 12y फिर 4 से गुणा करेंगे 4 दूना 8। ये समीकरण नंबर 3 हो गया और ये नीचे वाला समीकरण नंबर 4। अब देखिए y के गुणांक बराबर हैं तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 ऋण समीकरण 4। ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, यहाँ ये कैंसिल होगा। 27x में से 28x घटाएंगे तो माइनस x, और 600 में से 800 घटाएंगे तो माइनस 200x, या x बराबर 200। तो इस प्रकार x का मान मिल गया। x का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा a की मासिक आय, a की मासिक आय कितनी है, a की मासिक आय 9x, यानी 9 इंटू 200, 9 दूनी 1800। तो a की मासिक आय 1800 रुपये हो गई, और b की मासिक आय, b की मासिक आय ये बराबर हो जाएगा 7x, यानी 7 इंटू 200 इज इक्वल टू 1400 या 1400। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है। अब से जितने सवाल हम आपको बताएंगे, जो भी बताएंगे हम शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे और समीकरण को आप हल करके उनके मान निकालिएगा। प्रश्नावली 3S का दूसरा सवाल, दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात करिए। देखिए इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके आएंगे कि आपको 2 अंकों की संख्या माननी पड़ेगी। तो 2 अंकों की संख्या अगर आप मानेंगे तो 2 अंकों की संख्या में जो दाहिनी तरफ अंक होता है इकाई का अंक होता है, और जो बाईं तरफ अंक होता है वो दहाई का अंक होता है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 2 अंकों की संख्या क्या मान लीजिए 25, तो 5 इकाई है और 2 क्या है, दहाई है। तो आप इकाई में 1 का गुणा करिए और दहाई में 10 का गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 दूनी 20, 5 एकन्नम 5 और 20 5 25। ये आ गया आपका आंसर। तो आप देखिए ध्यान से, यहां से इस टाइप के आपको सवाल हल करने हैं। तो आप लिखेंगे माना, अब देखिए 2 अंकों की संख्या है, माना संख्या के दहाई का अंक x, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, इकाई का अंक y है। कि बहुत आसान सवाल है। इस टाइप के जितने सवाल हों, जब 2 अंकों की संख्या कहे तो आपका पहला टारगेट यही हो जाना चाहिए, 2 अंकों की संख्या है और वही संख्या ज्ञात करनी है। यानी आपको इकाई और दहाई के अंक अगर मालूम हो जाए, संख्या आसानी से आप निकाल लेंगे। तो आप मान लीजिए माना संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो संख्या बराबर जैसे हमने बताया था 25 है, तो दहाई के अंक में 10 का गुणा करिए, इकाई के अंक में 1 का गुणा करिए और दोनों जोड़ दीजिए। तो संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो x में 10 का गुणा और y में 1 का गुणा, तो संख्या क्या आ गई 10x धन y। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप लिखेंगे माना इकाई सैकड़े का अंक x, दहाई का अंक y और इकाई का अंक z है। आप 3 संख्या मानेंगे, तब सैकड़े में 100 से गुणा करेंगे, यानी 100x धन 10y धन z, ये आपकी संख्या हो जाएगी। लेकिन ये संख्या तब होगी जब ये 3 अंकों की बात करेगा। 2 अंकों की बात करेगा तो एक संख्या, एक कोई चर आप दहाई मान लीजिए और एक कोई चर इकाई मान लीजिए। दहाई में 10 से गुणा और इकाई में 1 से गुणा करके आप लिख दीजिए। अब आप प्रथम शर्त से या प्रथम शर्त के अनुसार जो आपकी पहली शर्त है, क्या शर्त है, अंकों का योग 9 है, यानी इकाई के अंक और दहाई के अंक को जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो x धन y बराबर 9, ये समीकरण नंबर
1। देख कितना आसान सवाल है। अब तक हमने किया ही क्या है, दहाई अंक x मान लिया, इकाई अंक y मान के संख्या निकाल लिया, फिर अंकों का योग 9 है तो हमने अंकों का योग x धन y बराबर 9 कर दिया। फिर आपका द्वितीय शर्त के अनुसार हमने आपको बताया कि जब दो चर वाला रैखिक समीकरण आप हल करेंगे और जब वार्तिक प्रश्न यानी वार्ता पर आधारित होंगे तो यही होगा कि आपको दो चर मानने पड़ेंगे और उनको हल करके मान निकालेंगे तो वही सवाल का उत्तर होगा। हमने अभी तक वही किया कि दो चर आपने मान लिया, दो चर में अब प्रथम शर्त के अनुसार एक समीकरण आएगा, द्वितीय शर्त से भी एक समीकरण आएगा, दोनों समीकरण हल करेंगे तो x और y के मान आपको मिल जाएंगे। द्वितीय शर्त क्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कितनी है 10x धन y। जब किसी संख्या जैसे मान लीजिए कोई संख्या 20 है तो 20 का 2 गुना कितना होगा 20 दूना 40। कोई संख्या 50 है तो 50 का 3 गुना क्या होगा 50 गुणे 3 बराबर 150। यानी कोई संख्या जितनी गुना करेंगे अर्थात आप उतने से गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इस संख्या के 9 गुने की बात कर रहा है अर्थात 9 का गुणा किस में करेंगे 10x धन y में। आपसे यही कह रहा है ना कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या मतलब 10x धन y और इसमें 9 से गुणा, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों के पलटने से। अब देखिए संख्या के अंक पलटने का क्या मतलब होता है, जैसे ये संख्या 25 है, अगर अंक पलटेगा तो यानी 2 के स्थान पर 5, 5 के स्थान पर 2, तो क्या आ जाएगा 52। संख्या के अंक पलटने का मतलब समझ गए होंगे, यानी दहाई वाला अंक इकाई पर और इकाई वाला अंक दहाई पर। तो जब इसमें आप संख्या के अंक पलटाएंगे तो y चलाएगा x के स्थान पर, क्या हो जाएगा 10y और धन x, यानी जब संख्या का अंक पलटेगा तो 10y धन x। और ये कह रहा है कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, अर्थात इसी में 2 से गुणा कर दीजिए तब ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। हमने बार बार आपसे एक ही चीज बताया है कि वार्तिक प्रश्न में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जैसा हल करने के लिए आपको दो संख्याओं का मान पूछेगा, दोनों संख्याओं को मान लेंगे। उस सवाल में 2 शर्तें दी रहेंगी, 2 शर्तों से 2 समीकरण मिलेंगे, समीकरण हल करेंगे तो आपको चर के मान ज्ञात हो जाएंगे। यानी x 9 का गुणा 10x में करेंगे 10 9 90x धन 9y और ये 10 दूना 20y धन 2x। अब x y एक तरफ करिए तो 2x इधर लाएंगे तो 90 में से 2x घटेगा, यानी 90x ऋण 2x धन 9y ऋण 20y बराबर 0, या 88x और ये 20 में से 11 घटाएंगे, 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 11y बराबर 0। अब आप 11 से भाग दे सकते हैं, यानी आपको मिलेगा 8x ऋण y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। हमने आपको बताया था कि इस टाइप के जितने सवाल हैं 2 शर्तों से 2 आप समीकरण निकालेंगे और दोनों समीकरण को अब आप हल करेंगे। हालांकि हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि समीकरण हल नहीं करेंगे, फिर भी हम इसमें आपको बता दे रहे हैं, हल करके एक दिखा दे रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप जोड़ दीजिए y कैंसिल, 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो x का मान 1 आ गया। अगर x का मान यहां आपने रखा तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 या y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। x और y का मान आ गया और x y का मान रखेंगे तो संख्या कितनी आएगी, संख्या आ जाएगी देखिए 10x यानी 10 गुणे 1 धन 8, तो 10 का नाम 10 8 18, ये संख्या क्या आ गई 18। अब देखिए जो संख्या 18, उत्तर आपका 18 आएगा। देखिए शर्त का पालन कर रहा है कि नहीं, आपको उत्तर देखने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में। चेक कर लीजिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तो 8 1 9, पालन कर रहा है। फिर कह रहा है कि संख्या का 9 गुना यानी 18 गुणे 9, तो 18 9 162।
ठीक। कह रहा है कि 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, यानी संख्या 18 है, ये 162 अगर पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 का 81 आ जाएगा। और इसके 2 गुने के बराबर है तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2 एकम नाम 2, 2 8 16। देखिए दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। यानी आप ऐसे सवाल इतने आसान हैं, परीक्षा में पूछ लिया तो आप समझिए फ्री के नंबर हैं। मतलब ये सवाल एकदम गलत हो ही नहीं सकते, आपने हल किया तो उत्तर भी आप परीक्षा में चेक कर सकते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 4 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। देखिए एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे, एक कलम का मूल्य निकालेंगे, आप दोनों जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हो जाएगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सारे सवाल लगभग एक जैसे हैं, उसमें 2 शर्तें दी रहेंगी। आपसे 2 चर राशियों का मान पूछा जा रहा है, यानी पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य। तो आप लिख लेंगे माना पेंसिल का मूल्य x रुपए और कलम का मूल्य y है या y रुपए है। जो आपको निकालना था वही आप मान लेते हैं। फिर प्रथम शर्त से या प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या है, दूसरी बार क्या कहा गया है कि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x, 7 पेंसिल का मूल्य 7x, एक कलम का मूल्य y, 4 कलम का मूल्य 4y और ये बराबर 46, समीकरण नंबर 2। हल करके x और y का मान निकालिए। अगर ये पूछता कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है, एक कलम का मूल्य क्या है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करो, आसानी से जो है आप x और y का मान जो होगा, x जो होगा वो पेंसिल का मूल्य है और कलम का मूल्य क्या है, y है। हल करके x और y निकाल लेंगे। कैसे, समीकरण 1 2 कैसे हल करेंगे, 7 का गुणा इसमें और 5 का गुणा इसमें करेंगे, 35x आएगा, घटाएंगे x कट जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। फिर एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य अलग अलग निकाल लीजिएगा। अगर दोनों एक साथ पूछ रहा है तो आप दोनों जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए 5वां सवाल है, एक व्यक्ति कुछ मासिक रुपए पर नौकरी शुरू करता है, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। मासिक कितने रुपए पर नौकरी करता है वो पता नहीं है, और उसके वेतन में नियत वृद्धि होती है वो भी आपको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, माना मासिक वेतन x, माना मासिक वेतन x और नियत वृद्धि y है। माना मासिक वेतन x और नियत वृद्धि y है। ये आपको मिल गया। हर सवाल की तरह जो आपको ज्ञात करना होता है वही आप मान लेते हैं। मासिक वेतन कितना शुरू किया था वो नहीं पता था, नियत वृद्धि कितनी थी वो नहीं पता थी। अब पहले प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त आपका क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। नौकरी के 4 वर्ष पश्चात, नौकरी के 4 वर्ष पश्चात x से शुरू किया था, एक वर्ष में जो वृद्धि होगी y होगी, दूसरे वर्ष में फिर वृद्धि 2y, मतलब 1y और 2y हो गया, 3 वर्ष में वृद्धि 3y होगी और 4 वर्ष में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 4y। और ये बराबर कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात वो वेतन कितना लेता है, 2200, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि 15 वर्ष पश्चात, यानी द्वितीय शर्त से एक वर्ष में वृद्धि 1y, तो 15 वर्ष में वृद्धि 15y। और अब ये वेतन कितना ले रहा है, 2750, समीकरण नंबर 2। आपको इस सवाल से 2 शर्तों से 2 समीकरण मिल गए और दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालिए। देखिए
अगर समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो x कट जाएगा, 4 में से 15 घटाएंगे तो ऋण 11 आ जाएगा, और 22 में से ये 2750 घटाएंगे तो 550 आ जाएगा, फिर ऋण ऋण धन हो जाएगा, और यानी y का मान कितना आ गया, 50 आ गया। और ये 50 चौका 200, और 200 उधर ले जाएंगे तो x बराबर 2000, यानी इसका जो नियत वेतन है वो 2000 है, और पर ईयर जो वृद्धि है वो कितनी है, 50 रुपए की। इसका अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, इसमें मैंने तीसरा सवाल छोड़ा है। तीसरा सवाल आपका जब द्विघात समीकरण अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, इससे बताएंगे थोड़ा सा टफ होगा, अगले समीकरण से वो बेहद आसान सवाल है, इसलिए जब द्विघात समीकरण आपको बताएंगे द्विघात समीकरण में ही उसको देना चाहिए था। छठा सवाल है, मेवे के एक 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। यदि काजू गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश का भाव 112 प्रति किलोग्राम है, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग क्या है। देखिए 700 ग्राम मेवा है किसी पैकेट में, उसमें कुछ काजू है और शेष क्या है, किशमिश है। 700 ग्राम में कुछ ग्राम काजू होगा और कुछ ग्राम किशमिश होगा, दोनों मिला करके 700 ग्राम होगा। और यही पूछ रहा है कि पैकेट में कितना काजू है और कितना किशमिश है। तो माना पैकेट में x ग्राम काजू और y ग्राम किशमिश है। माना पैकेट में x ग्राम काजू है और y ग्राम क्या है, किशमिश है। अब आप प्रथम शर्त के अनुसार कि काजू और किशमिश का जो पैकेट है उसका टोटल वजन कितना है, 700 ग्राम, यानी x ग्राम काजू और y ग्राम किशमिश दोनों को मिलाएंगे कितना आ जाएगा, 700 ग्राम। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि काजू का जो रेट है, काजू का रेट 96 रुपये प्रति केजी, 96 रुपये प्रति केजी, और किशमिश का जो रेट है वो क्या है, 112 रुपये प्रति केजी। यही इसमें दिया हुआ है कि काजू का रेट इसमें दिया है, काजू 96 रुपये प्रति किलोग्राम और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब 1000, प्रति किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम काजू और यहाँ 1000 ग्राम किशमिश का रेट यहाँ 96 है और यहाँ 112 है। तो अगर 1 ग्राम काजू की बात आप करेंगे तो 1 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा, 96/1000, और यहाँ 1 ग्राम अगर किशमिश की बात की जाएगी तो 112/1000। अब जो द्वितीय शर्त है उस पैकेट का मूल्य कितना है, 72 रुपये। इसमें कह रहा है पैकेट की लागत 72 है। तो काजू आपका x ग्राम है, 1 ग्राम का है 96/1000, तो x ग्राम का कितना होगा, 96/1000 गुणे x। इसी प्रकार 1 ग्राम किशमिश का मूल्य 112/1000, तो y ग्राम किशमिश का मूल्य 112/1000, y बराबर इसका मूल्य कितना है, 72। ये समीकरण नंबर 2, या समीकरण नंबर 2 अभी नहीं मानते, आप 1000 का गुणा कर दीजिए, 96x धन 112y बराबर 72, और 1000 का गुणा होगा यानी 72,000, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। x ग्राम काजू, x का मान जो आएगा उतना ग्राम काजू होगा, y का मान जो आएगा उतना ग्राम किशमिश होगा। आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। 7वां सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। देखिए कह रहा है कि प्रथम 3 दिन तक एक नियत किराया है। इसमें है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है।
तो मान लीजिए 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया मान लीजिए आप x है। 3 दिनों का नियत किराया आप मानिए x, माना पुस्तकालय का 3 दिनों का नियत किराया x, और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया y है। प्रत्येक दिन का किराया y है। ये कितना सिंपल सवाल है। ये कह रहा है कि 3 दिनों तक नियत किराया है, आपने उसको x मान लिया, क्योंकि जो आपको ज्ञात करना है आप वही मानते हैं, और उसके बाद किराया y है। तो प्रथम शर्त से क्या, प्रथम शर्त क्या है कि प्रथम शर्त में पहले कौन है, कह रहा है कि सरिता 7 दिनों तक पुस्तक रखती है, तो पहले 3 दिनों तक x और अगले 4 दिन के लिए 4y, और ये पे कितना करती है 27, समीकरण नंबर 1। देखिए कितना आसान है, केवल आपके सोचने की बात है कि 7 दिन में 3 दिन तक तो इसने x रुपया दिया किराया, और इसके बाद प्रत्येक दिन का y है तो 4 दिन बचेगा, तो 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y और 4 दिन का 4y, और ये टोटल मिला कितना है 27। अब द्वितीय शर्त क्या, द्वितीय शर्त क्या है, अब अगला कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखा, तो पहले 3 दिन का x और 2 दिन का 2y, इसने कितना दिया 21, ये समीकरण नंबर 2। कह रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया। अब 1 और 2 आप हल कर लीजिए। हल करने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 2 घटा लीजिए, x कट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2y, और 2y बराबर 6, तो y बराबर 3, और जब y बराबर 3 आ गया तो 3 दूनी 6, घटा लीजिए, x बराबर 15, यानी 3 दिन का नियत किराया 15 हो गया, और इसके बाद अतिरिक्त किराया कितना हो गया 3 दिन। अगला सवाल हम देखते हैं, 8वां सवाल। 8वें सवाल में यह कह रहा है कि कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये मिलते, प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। यदि किसान की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक को 30 रुपये कम मिलते। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि कुल धनराशि ज्ञात करना है और किसानों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो आपसे पूछा जाता है वही आप मान लेते हैं। तो माना किसानों की संख्या x, माना किसानों की संख्या x, और माना किसानों की संख्या x और कुल धनराशि है, तो कुल धनराशि y है, यानी टोटल धनराशि y है। इतना तो आपको, या यूं लिख लीजिए कि प्रत्येक किसान को y रुपए मिला। प्रत्येक किसान को, कुल धनराशि न लेकर के आप लिख लीजिए प्रत्येक किसान को y रुपए मिला। अब देखिए ध्यान से कि अगर आपने कुल धनराशि y माना होता तो x और y का मान जो आता वही उत्तर होता, लेकिन आपने मान लिया कि माना किसानों की संख्या x है और प्रत्येक किसान को y रुपए मिला, तो कुल धनराशि अगर एक किसान को y मिला है तो x किसान को कितना मिलेगा, x गुणे y बराबर xy। आई होप आपके समझ में आया होगा जो हमने अब तक माना। अब 2 शर्तें हैं, 2 शर्तों से आप समीकरण बनाइए। पहली शर्त है कि यदि 2 किसान कम होते, संख्या क्या है x, संख्या क्या है x। अगर 2 किसान कम होते, आप लिखिए प्रथम शर्त से
कह रहा है कि अगर दो किसान, पैसा देखिए एक्स वाई है, टोटल पैसे में कोई कमी नहीं है, एक्स वाई है। कह रहा अगर दो किसान कम होते तो एक्स वाई बटे, देखिए एक्स किसान है, एक्स वाई को एक्स लोगों में बांटना था, लेकिन कह रहा है कि दो किसान कम होते, यानी अब इसको कितने लोगों में बांटा जा रहा है, x माइनस 2 में बांटा जा रहा है। तो सबको y रुपए ना मिल करके y प्लस 50 रुपए मिलता, ये हो गया। यही कह रहा कि अगर दो किसान कम होते तो सबको 50 अधिक मिलता। अभी कितना मिल रहा है, जब x किसान है तो प्रत्येक को y मिल रहा है, अगर x के बजाय x ऋण 2 होते तब कितना मिलता, y धन 50। अब आप थोड़ा सा तिर्यक गुणा कर लीजिए, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2 का गुणा वाई में भी और 50 में भी, एक्स माइनस 2 इंटू 50, ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई का गुणा एक्स वाई माइनस 2y प्लस 50x माइनस 100। अब देखिए एक्स वाई दोनों तरफ था, कैंसिल हो गया, ये हो गया 50x माइनस 2y और 100 को इधर लाइए प्लस 100, यानी पहला समीकरण जो आपका आया 50x माइनस 2y इज इक्वल टू 100, समीकरण नंबर 1। आई होप आपके समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया था, किसानों की संख्या पूछा था और कुल धन पूछा था, तो हमने किसानों की संख्या x मान लिया। हालांकि कुल धन y मानते तब भी आपका आता, लेकिन थोड़ा सा मामला और पेचीदा होता, तो हमने मान लिया कि माना प्रत्येक किसान को y रुपए मिले, तो कुल धनराशि जब x एक किसान को y, तो x किसान को कितना मिलेगा, xy मिलेगा। अब पहला शर्त था कि दो किसान कम होते, यानी xy अपान x माइनस 2, तो इसको 50 रुपए अधिक मिलता। अभी आप लिखेंगे इसका जो दूसरा है, द्वितीय शर्त से, क्या है, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त क्या होगी, पढ़ते हैं। द्वितीय शर्त कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, यानी x किसान के जगह 2 किसान और आते, यानी एक्स वाई को कितने लोगों में बांटा जाता, पहले x में बांटा गया था, यहां पहली शर्त थी 2 किसान कम होते, अब की बार है कि 2 किसान बढ़ जाते तो प्रत्येक को 30 रुपए कम मिलते, यानी y से 30 रुपए कम मिलते, यानी यही शर्त है कि प्रत्येक किसान को 30 रुपए कम मिले, यानी y माइनस 30। फिर आप तिर्यक गुणा करिए, जब आप तिर्यक गुणा करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 30 एक्स प्लस 2, या एक्स वाई इज इक्वल टू वाई का गुणा एक्स में, तो एक्स वाई प्लस 2y माइनस 30x और 30 दूना 60, एक्स वाई से कैंसिल, 30x इधर लाइए, 30x 2y इधर लाइए, ऋण 2y बराबर ऋण 60, समीकरण नंबर 2। हमने हर बार की तरह बताया कि 2 शर्तों से 2 समीकरण और दोनों समीकरण हल करिए तो x और y का मान आ जाएगा। तो x का मान जो होगा वो किसानों की संख्या होगी और प्रत्येक कुल धनराशि एक्स वाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, इसका 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से शेष भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 मिले तो प्रत्येक दर पर कितना धन लगाया। इसमें आपको बताया जा रहा है कि टोटल इसने 75,000 रुपये पूंजी लगाई, तो 1 पर 12% वार्षिक ब्याज की दर है और जो शेष बच रहा है उस पर कितना है, 10% वार्षिक ब्याज। उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 मिले, तो आप लिख लेंगे माना x रुपए कितने पर, 12% पर, x रुपए 12% पर और y रुपए 10% पर लगाया। ये आपने मान लिया क्योंकि यही पता करना है कि 12% पर कितना लगाया है, 10% पर कितना लगाया है। तो प्रथम शर्त जो होगा
इसमें टोटल 75,000 रुपये लगाया है, तो प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर कितना 75,000, समीकरण नंबर 1। अब वर्ष के अंत में इसको कितना ब्याज मिल रहा है 8,300 रुपये इसको ब्याज मिल रहा है, यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो द्वितीय शर्त से क्या, द्वितीय शर्त से पहले का ब्याज की जो 12% पर है उसका ब्याज कितना होगा x गुणे दर गुणे समय 1/100। फिर दूसरे वाले का y पर कितना है 10% है 1/100 और ये बराबर 8,300। अब आप देखिए यहां 12x/100 धन 10y/100 बराबर 8,300। आप चाहें तो थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 4 तिहाई 12 और ये 25, और नहीं तो आप सरल मत कीजिए, जाने दीजिए। ये हो जाएगा 12x धन 10y 100 का गुणा कर दीजिए, ये 8,300 में 100 का गुणा करेंगे 2 0 और समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। 1 2 को हल करेंगे तो x जो होगा वो पहला उत्तर होगा और y जो होगा वो दूसरा उत्तर होगा। हम एक सवाल और आपको बताते हैं, इसके बाद बाकी सवाल जो बच रहे हैं आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा। कह रहे हैं कि मीना 2,000 रुपये निकालने बैंक गई, खजांची ने उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। कितने कितने नोट हैं इसके पास 50 रुपये, तो आप लिखेंगे माना 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट है। यह आपका निकालना है, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। तो आपका प्रथम शर्त क्या है, टोटल कितनी नोटें हैं 25 नोट हैं, तो x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। तो 50 रुपये के x नोट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, द्वितीय शर्त से 50 रुपए की x नोट है तो इसकी वैल्यू कितनी, 2 नोट होता 100 रुपया होता, 3 नोट होता 150 होता, x नोट है 50x और धन 100y, और ये बराबर टोटल कितना रुपए निकालने गई थी 2,000, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करिए, x और y के मान आप आसानी से निकाल लेंगे।